हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 3 जुलाई 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। और बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों एग्जाम्स के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा नाम है विकास शर्मा। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। मॉफ्लॉन जो है वो किस प्रकार का वन्य जीव होता है? जितने भी एनिमल्स होते हैं इनको एक टाइप कैटेगरी में रखा जाता है, तो आपको बताना है कि जो मॉफ्लॉन है वो कौन से कैटेगरी का, क्या ये वाइल्ड सीप है, क्या ये वाइल्ड गोट है, क्या ये डियर है, या फिर ये एंटीलोप है, ये क्या है? अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ये पूरा सेशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, करंट अफेयर्स फंडा। आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। When did the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2026 come into the effect? अभी क्या हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2026 से एक नई योजना जो है वो यहाँ पर जारी की है। इस नई योजना का नाम रखा गया है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो ये जो रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड स्कीम है इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो 2021 वाली जो स्कीम है उसकी जगह जो है अब ये नई स्कीम जो है अब अप्लाई हो जाएगी। जो भी कस्टमर्स होते हैं इनके जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, मतलब कि जैसे जो प्रॉब्लम्स आपकी बैंक लेवल पर सॉल्व नहीं हो पा रही है उसके लिए आप जो है डायरेक्टली बैंकिंग लोकपाल के पास भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बैंकर, बैंक मैनेजर आपकी किसी भी प्रॉब्लम का निस्तारण नहीं कर पा रहा है तो जो 2021 में जो स्कीम थी उसकी जगह अब जो है नई स्कीम आ गई है और इसका नाम है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। अगर आपने बैंक में कोई भी कंप्लेंट की है तो आपको पहले 30 दिन तक इंतजार करना होगा। अगर 30 डेज में आपको कोई रिप्लाई, कोई प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में जो है आप बैंक लोकपाल के पास जा सकते हैं। आरबीआई का जो ओम्बड्समैन है वहाँ पर आप जाएंगे और शिकायत करने के लिए आपके पास जो है 90 दिन का समय होता है, जो बैंक का जवाब ना आने के बाद जो है वो आपका गिना जाता है। अब नुकसान के लिए जो कंपेंसेशन है ये भी इन्होंने बढ़ाया है, अब 30 लाख रुपए, और जो मानसिक परेशानी, जो मेंटल ट्रॉमा होता है उसके लिए आपको 3 लाख रुपए तक जो है वो यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो ये जो कंपनसेशन है ये आपकी नई स्कीम में इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस हैं वो कितने, 30 लाख तक के हैं, पहले 20 लाख थे, अब ये इंक्रीज कर दिए गए हैं। और हरासमेंट और जो मेंटल एंग्यूस है उसके लिए अब 3 लाख रुपए का प्रोविज़न है, पहले ये अमाउंट 1 लाख रुपए तक का होता है। तो आरबीआई की जो नई ये जो योजना है इसमें ग्राहकों की जो शिकायतें इनको दूर करने के लिए एक इन्होंने नया जो है स्कीम ये लॉन्च किया है और 1 जुलाई 2026 से ये प्रभावी हो चुका है। अगर बैंक आपकी बात नहीं सुनता है तो 90 दिन के अंदर जो है आरबीआई को आप शिकायत कर सकते हो। सरकार ने अब जो है गलतियों के जो मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन है, इसको भी पहले से काफ़ी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो इस योजना का नाम याद रखना है, यह है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, तो ये नाम नोट कर लीजिएगा, इसी नाम से जो है आपका क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। और जो इनका पोर्टल है वो आप सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर CRPC है, ये है cms.rbi.org.in। ठीक है, इस पोर्टल पर जो है यूनिफाइड एक्सेस है, वन नेशन वन ओम्बड्समैन अप्रोच है, तो यहाँ पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। नई EPF स्कीम 2026 किस पुरानी योजना का स्थान यहाँ पर लेगी? द EPF स्कीम 2026 रिप्लेसेस विच अर्लियर स्कीम। तो ये जो EPF स्कीम 1952 है इसकी जगह जो है अब ये नई EPF स्कीम 2026 जो है ये जगह लेने वाली है। एक्चुअली क्या है कि भारत सरकार ने 29 जून 2026 से नई जो कर्मचारी भविष्य निधि है EPF, तो इस योजना को जो है यहाँ पर लागू कर दिया। ये प्रोविडेंट फंड EPF जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम है इसको यहाँ पर लागू कर दिया गया। ये जो योजना है, नई स्कीम है, ये 1952 के पुराने जो नियम थे EPF स्कीम 1952 उसकी जगह जो है अब ये यहाँ पर लेगी। तो सबसे ज़रूरी यही है। और जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो है इसके तहत ये बेसिकली काम करेगी। इसके अंडर में आप अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकालना पहले से जो है काफ़ी आसान हो जाएंगे। जैसे कभी किसी को कोई इलनेस के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए अगर पैसे निकालने हैं तो वो है काफ़ी आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। पैसे निकालने के लिए आपको अपने खाते में कुल जमा राशि का कम से कम 25% हिस्सा बचाकर रखना होगा। अब जैसे किसी के पास अगर 10 लाख रुपये पड़े हुए हैं तो वो 7.5 लाख रुपये तक यहाँ पर
निकाल सकता है, और बाकी जो है 25% दैट मीन्स कि 2.5 लाख रुपए जो है उसको वहाँ पर रखने होंगे। तो ये सीधी सी बात है, 10 लाख पर आप 7.5 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं अपने ज़रूरी खर्चों के लिए, और 2.5 लाख आपको अकाउंट में जो है रखना होगा, ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब नौकरी के 12 महीने पूरे होने के बाद ही जो पार्शियल विड्रॉल है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सारी सुविधाएं जो है ऑनलाइन यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये जो ईपीएफ योजना 2026 जो है अब ये लागू हो गई है, जो काफ़ी डिजिटलाइजेशन को आसान बना रही है। जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो अभी रिसेंट में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने रवि शंकर जी को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर बनाया है। ये जो इनकी नियुक्ति है वो 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगी। तो आरबीआई में जो है अब ये नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पर होंगे। इससे पहले जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ द स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो DISM है उसमें ये कार्यरत थे, और 1 जुलाई से अब जो है आरबीआई के ये नए जिनका नाम है रवि शंकर, ठीक है, तो ये ईडी होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे 1 जुलाई से, ठीक है। NPCI has partnered with whom to provide real-time foreign exchange settlement for international UPI पेमेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसने अभी एक JP मॉर्गन के साथ में एक नया समझौता किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूज़ तो यही है, और इसमें क्या होगा कि जो UPI के लिए अभी जो साझेदारी है वो HSBC इंडिया और JP मॉर्गन, इनके साथ में इनका एक ज्वाइंट तरीके से एक ये MOU है, एक एग्रीमेंट इनका हुआ है। तो इससे क्या होगा कि विदेश में जो UPI पेमेंट है इसको और भी आसानी से बनाया जा सके। तो जो NPCI, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अभी ये पार्टनरशिप की है HSBC इंडिया और JP मॉर्गन पेमेंट के साथ में, ताकि जो रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज है, कन्वर्जन और सेटलमेंट है फॉर इंटरनेशनल UPI पेमेंट्स के लिए वो आसानी से हो जाए, और UPI को काफ़ी तेज़ बनाना। अब जब भी भारतीय नागरिक विदेश में UPI से पेमेंट करेंगे तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि उनके खाते से कितने रुपए यहाँ पर कटेंगे, ठीक है। और पेमेंट करते समय आपको पता होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका रेट यहाँ पर कितना है, क्योंकि जो है अब ये रियल टाइम में बेसिकली काम करने वाला है, ओके। और विदेश में बैठे किसी भी शॉपकीपर को पेमेंट उनकी अपनी स्थानीय करेंसी, लोकल करेंसी में जो है वो ईजिली यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सुविधा है धीरे धीरे दुनिया भर के कई देशों में UPI के उपयोग को और भी आसान यहाँ पर बना देगी। तो जो ये इनिशिएटिव है क्रॉस बॉर्डर UPI का, ये ग्लोबली एक्सपेंड हो रहा है, और UPI जो है 9 कंट्रीज़ में भी राइट नाउ है, जिसमें सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फ्रांस, श्रीलंका, कतर और कंबोडिया, ये कंट्रीज़ यहाँ पर शामिल हैं। Which state will host the inauguration of India's first integrated 1G 2G bioethanol refinery? यहाँ पर कहा गया है कि भारत की जो पहली एकीकृत 1G 2G बायोएथेनॉल रिफाइनरी जो है इसका उद्घाटन किस राज्य में जो है यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये उड़ीसा में किया गया है। तो ये इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड 1G 2G बायोइथेनॉल रिफाइनरी होगी, और ये 4 जुलाई 2026 को जो है एक जगह है बारगढ़ उड़ीसा में, तो इसको जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ये इनोग्रेट करेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के द्वारा। इसके लिए जो कॉस्ट है वो 1775 करोड़ की है, अंडर द प्रधानमंत्री G1 जो ये योजना है ना, ये जो G1 है इसकी फुल फॉर्म होती है, ये होता है जैव ईंधन बंटवारण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण योजना, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। और ये जो रिफाइनरी है ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसकी 100 KLPD 1G प्लस 100 KLPD 2D, ठीक है, विद अ कंबाइंड एनुअल कैपेसिटी 6.3 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल को ये प्रोड्यूस करने वाली है। अभी इथेनॉल के ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है, कई पेट्रोल पंप पर आपने वीडियोस देखी होंगी कि उनकी बाइक्स रुक गई हैं आई थिंक। तो पता नहीं ये कितना फैक्ट है, क्या आपको क्या व्यू है आपको, और आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या इथेनॉल भारत में सक्सेस होगा? ये जो E20 ब्लेंडेड इथेनॉल यूज़ हो रहा है कि मतलब 100% पहले पेट्रोल यूज़ होता था और अब इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होगा, ठीक है। मतलब अगर आप देखें 1 लीटर की बात करोगे तो उसमें 200 ml जो है वो इथेनॉल है और 800 ml जो है
वो आपका पेट्रोल है, मिलाकर आपका 1 लीटर बन जाएगा ये। तो इसके लिए अभी काफ़ी प्रयास लगातार हो रहे हैं और गवर्नमेंट रोल्ड भी हो रही है और इसको यूज़ भी कर रही है अभी। तो इसके लिए इन्होंने अभी भारत की पहली जो इंटीग्रेटेड 1G 2G बायो इथेनॉल रिफाइनरी है, इसका इनॉग्रेशन 4 जुलाई 2026 को उड़ीसा में होगा और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई लेन देन की संख्या में वार्षिक आधार ईयर ऑन ईयर की कितनी वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो भारत में जो यूपीआई का इस्तेमाल है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जून 2026 में कुल 22.72 बिलियन ट्रांजैक्शंस यहाँ पर देखने को मिले और अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखोगे तो इस बार 23% की जो है बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो अगर हम टोटल बात करें तो ये है 22.72 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन जून। ठीक है, तो जून में इतने ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिले, पिछले साल के मुकाबले जो है ये 23% की बढ़ोतरी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इन ट्रांजैक्शन की कुल कीमत की अगर आप बात करोगे तो यह है 28.92 लाख करोड़। ठीक है, देखो यूपीआई में छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन वहीं पर जो आरटीजीएस होता है उसमें बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत हाई होता है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस भले ही कम होते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। मई के मुकाबले संख्या में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिली है क्योंकि रोज़ाना होने वाली ट्रांजैक्शन की औसत जो है वो अब तक की यहाँ पर जो है ज़्यादा है। तो भारत के लोग डिजिटल कैशलेस पर काफ़ी जो है भरोसा करते हैं और डिजिटल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और यूपीआई को किसने बनाया था? एनपीसीआई ने, और आरबीआई जो है इस पूरे सिस्टम पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो जो मेन बॉडी है वो तो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और एनपीसीआई ने ही यूपीआई जो है वो डेवलप हुआ है, ऑपरेट हुआ है एनपीसीआई के द्वारा। What is the name of the new FCRA portal launched by the Home Minister अमित शाह जी? अभी क्या हुआ है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं तो इन्होंने FCRA का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका जो नाम है वो है FCRA 2.0। तो इसमें क्या होगा कि जो डिजिटली जो नई फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी और जो सरकारी काम है वो और ज़्यादा पारदर्शी और आसान तरीके से देखने को मिलेंगे। और इन्होंने EOCI कार्ड भी साथ में लॉन्च किया है, ओवरसीज ऑफ द इंडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो EOCI कार्ड है, न्यू दिल्ली में 2.0 पोर्टल के साथ इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और अब जो पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, तो रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और अन्य ज़रूरी काम जो है वो आसानी से यहाँ पर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो पहल है इसमें मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की वादे के साथ काम किया जा रहा है। तो 50 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर बेनिफिशरी रहेंगे। ठीक है, जो 50 लाख OCI कार्ड होल्डर्स हैं ये यहाँ पर बेनिफिशरी रहेंगे। तो लॉन्च हुआ है 30 जून 2026 को। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है इसको रिड्यूस करना और नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, इन्हांस करना, यही इसका मेन काम है। An MOU has been signed between ESIC and which ministry to integrate आयुष सर्विसेज? आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी जिनका नाम है मनसुख मंडाविया जी, तो इन्होंने ESIC की अभी एक मीटिंग होती है 198वीं मीटिंग, तो इसमें मजदूरों के लिए कई बड़े फैसले जो हैं, कई बड़े ऐलान यहाँ पर किए हैं। और अब से देश में बनने वाले सभी जो नए ESI अस्पताल हैं वो सीधे सीधे ESIC द्वारा चलाए जाएंगे ताकि इलाज की क्वालिटी हर जगह एक जैसी यहाँ पर रहे। तो जो MOU साइन हुआ है ESIC और मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष के साथ में, तो अब जो है इन्होंने काफ़ी फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। और अब देश में जितने भी नए जो ESI हॉस्पिटल्स होंगे वो सारे के सारे जो हैं ऑपरेटेड होंगे ESIC के द्वारा, ताकि देश में क्वालिटी ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो एक ही जगह पर एक जैसा सबको मिल सके। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? काम के दौरान होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए जो है, जैसे फरीदाबाद, लुधियाना, तो ऐसे जगह पर इन्होंने जो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ सेंटर जो है ये यहाँ पर ये लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो अब जो भी मजदूर होंगे इनको मॉडर्न इलाज के साथ साथ आयुष मंत्रालय के जरिए जो हॉलिस्टिक हेल्थ केयर है और जो आयुर्वेदिक है, तो वो सब पारंपरिक इलाज जो है उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलेंगी। तो ये जो MOU साइंड हुआ है ये बेसिकली MOU साइंड हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष के साथ मिलकर। ठीक है, तभी इस सब सर्विसेज को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। और जो लोग बेरोजगार हो गए उनको मिलने वाली जो आर्थिक मदद वाली स्कीम है जिसको बोलते हैं ABVKY, मतलब कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, तो इसको अब 30 जून तक इन्होंने 30 जून 2027 तक जो है ये बढ़ा दिया है बेसिकली।
और अब 5 नए इन्होंने रीजनल ऑफिस खोलने का इसका भी अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया है कि अब ये नए 5 न्यू रीजनल सब रीजनल ऑफिसेस हैं, इनको भी अब ये खोलेंगे। तो अभी ईएसआईसी को काफ़ी जो है हाईटेक करें, और इसके लिए भी एक मीटिंग हुई थी, तो इसमें मजदूरों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा है इसको और भी बेहतर बनाया जा रहा है। वायुसेना के 51वें उप प्रमुख VCAS के रूप में किसने कार्यभार अभी संभाला है? हु हैज़ एज्यूम चार्ज एज अ 51st वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ VCAS। तो अभी जो एयर मार्शल हैं आशुतोष दीक्षित जी, तो इन्होंने जो है 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना IF के 51वें 51, ठीक है, तो ये 51st होंगे, और ये वाइस ऑफ द चीफ ऑफ एयर स्टाफ VCAS का पद जो है वो इन्होंने यहाँ पर पद ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। प्लस आपसे अगर पूछा जाए तो ये जो एयर मार्शल नागेश कपूर जी हैं, इनकी जगह ये बेसिकली लेना है। ठीक है, तो जो नागेश कपूर जी हैं इनको रिप्लेस इन्होंने किया है, और इस पद से पहले भी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC जो है ये वाली पोजीशन ये हैंडल कर रहे थे। और जो आपकी थल जल और वायु सेना है इसको एक साथ मिलकर काम करने के लिए जो है इन्होंने काफ़ी प्रेरित किया है। और ऑपरेशन सिंदूर और डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 जैसे महत्वपूर्ण मिशन है, इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा दिया है। 6 दिसंबर 1986 को वायुसेना के फाइटर पायलट ये जो है बने थे, और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर और टेस्ट पायलट हैं ये। और इनके पास जो अनुभव है वो 3300 घंटों से ज़्यादा का फ्लाइट का जो फ्लाइंग आवर्स का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर इनके पास में रखा गया है। ठीक है, तो 3300 से ज़्यादा घंटे का तजुर्बा इनके पास में यहाँ पर है, जिसमें मिराज 200, मिराज 2000, MiG 21 और जगुआर जो है इनको उड़ाने का इनके पास अनुभव है। ई-सरस इज़ द ऑफिशियल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर होम। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ई-सरस है वो एक सरकारी ऑनलाइन बाज़ार है जहाँ पर महिलाएं अपने हाथ से बनी चीज़ें सीधे बेच सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और वुमेन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है इनके लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि जो छोटी छोटी गांव में ग्रामीण महिलाएं जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करती हैं उन्हीं को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। इनको गवर्नमेंट काफ़ी फंडिंग भी देती है। तो ई-सरस जो है वो इनके लिए एक आधिकारिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और जहाँ पर ये लोग जो है अपना प्रोडक्ट जो है उसको ना कि किसी बिचौलिए के थ्रू डायरेक्टली सीधे देश भर के ग्राहकों को यहाँ पर जोड़कर ये सेल कर सकती हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है इसके अंतर्गत ये बेसिकली काम करती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो स्कीम है वो किसके अंतर्गत में है, तो ये जो ई-सरस ऑफिशियल जो डिजिटल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए, ये इसके अंतर्गत में यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, एज सच ही शी लीप्स प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा विकसित यहाँ पर किया गया है? तो ये जो शी लीप्स नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका मकसद है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG की महिलाएं इनको ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। तो ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जो है इसने बनाया है, और ये एक तरीके से लॉक OS प्लेटफॉर्म के जरिए ये बेसिकली काम करेगा। और इस प्लेटफॉर्म का काम जो है वो महिलाओं के छोटे व्यापारियों को, जो छोटे इनके व्यापार हैं, बिजनेसेस हैं, इनको डिजिटल रूप से मॉनिटरिंग करना और उनकी कमाई को यहाँ पर ट्रैक करना। तो उसके लिए जो है ये बेसिकली बनाया गया है। और इसे जो है इन्होंने 29 जून 2026 को नई दिल्ली में जो ग्रामोदय से राष्ट्रोदय जो है इनका, तो उसके सम्मेलन के दौरान जो है इन्होंने लॉन्च यहाँ पर किया। और जो इनकी लखपति दीदी मिशन है उसको भी ये काफ़ी मजबूती देगा, जिसका लक्ष्य जो है 6 करोड़ जो लखपति दीदीज हैं उनको बनाना है। सरकार इस मिशन को पूरा करने के लिए 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए की बैंक सहायता देने का प्रॉमिस यहाँ पर कर रही है। रिसेंटली फीफा सस्पेंडेड द फुटबॉल एसोसिएशन ANFA ऑफ विच कंट्री। तो फीफा ने जो नेपाल की फुटबॉल संस्था है जिसका नाम है ANFA, इसको इन्होंने सस्पेंड यहाँ पर कर दिया है। अब ये फैसला 24 जून 2026 से लागू हुआ है, क्योंकि फुटबॉल के मामलों में बाहर के लोगों का जो है दखल वो काफ़ी बढ़ गया था। तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जब ज़्यादा हो जाता है तो उन संस्थाओं को जो फीफा है वो सस्पेंड कर देता है। फीफा के जो नए नियम है उनके अनुसार जो फुटबॉल संस्थाएं इनको अपना काम बिना किसी बाहरी दबाव के करना होता है। तो नेपाल की जो नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल और फुटबॉल संस्था के चुनाव में काफ़ी देरी हुई, इसको लेकर ये विवाद हुआ, तो उस वजह से ऐसा किया गया। तो इनका एक आर्टिकल है 13, 14 एंड 16, तो उसके अंतर्गत जो है इन्होंने जो है फीफा ने ये सब चीज़ें देखी कि ये वायलेशन हुआ है, इस वजह से इन्होंने नेपाल को यहाँ पर बैन कर दिया है। जो नेपाल की ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन है इसको यहाँ पर। ठीक है,
रिसेंटली इंडियन रेलवेज अप्रूव्ड 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ द टोटल रुपीज़। तो भारतीय रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज बनाने के लिए अभी 1131 करोड़ रुपए का जो बजट है इसको यहाँ पर मंजूरी दी है। अब इस बजट का जो इस्तेमाल है वो डिजिटल कम्युनिकेशंस को बेहतर करने के लिए यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें सिग्नल सेफ्टी है, लाइन कैपेसिटी एक्सपेंशन है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बेसिकली किया जाएगा 1131 करोड़ का इस्तेमाल। और दक्षिण पूर्वी रेलवे में जो 200 करोड़ रुपए की लागत से जो इनका 1696.2 किलोमीटर का जो रूट है, ये बेसिकली इतनी लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो OFC बिछाई जाएगी ताकि डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो सके। तो ये 1696 किलोमीटर लंबी रूट पर ये 200 करोड़ से ये लोग 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC इसको ये लोग बिछा रहे हैं ताकि डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। और पूर्वी रेलवे के जो आसनसोल डिवीज़न है इसमें 432 करोड़ रुपए से 27 स्टेशनों पर पुराने सिस्टम की जगह जो है इन्होंने नए जो रिले इंटरलॉकिंग है और इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग है इनको लगाया जाएगा, जिससे सुरक्षा और सिग्नलिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सके। तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और 499 करोड़ रुपए ये लोग बिहार में मानसी सहरसा के बीच में ये भी खर्च करें। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग चीज़ों का। तो अभी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज पैकेज है वो 1131 करोड़ का इंडियन रेलवे ने अभी अप्रूव करा है ताकि डिजिटल कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग, सेफ्टी और लाइन कैपेसिटी ये अच्छा हो सके। UPI आधारित प्रेषण सेवा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय बैंक यहाँ पर कौन सा है? तो जो यूरो बैंक है यूरोप का, ये पहला ऐसा बैंक यहाँ पर बन गया है जिसमें UPI आधारित रेमिटेंस सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की गई है। तो इस सेवा के जरिए क्या होगा, ग्रीस में रहने वाले भारत में पैसे जो है वो आसानी से यहाँ पर भेज पाएंगे। और अब जो है NPCI जो इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है NIPL के साथ मिलकर जो है ये किया जा रहा है ताकि भारत को जो UPI है वो बेहतर तरीके से भारत का UPI दुनिया के देश भर के अलग अलग देशों में फैले और वहाँ पर अपनी सर्विसेज को दे सके। ठीक है, तो ये इन्होंने एक अच्छा जो सेटअप है वो यहाँ पर किया हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यूरोप में भारत की डिजिटल पेमेंट जो फिनटेक है ये काफ़ी आगे जो है बढ़ रही है। और अभी यूरो बैंक और NIPL मिलकर जो है ग्रीस में भारत के लिए UPI आधारित पैसे भेजने की जो है ये सर्विस इसको स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए तो ये यूरो बैंक बेसिकली बना है, ये सबसे पहला आपका जो है यूरो बैंक है। तो जो फर्स्ट यूरोपियन बैंक है जिसने UPI सर्विसेज जो है ग्रीस में कोई भी भारतीय जो है अब वो UPI के थ्रू रेमिटेंस कर सकेगा। ठीक है, यूरो बैंक के साथ में ये पार्टनरशिप यहाँ पर हुई है। जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेक्स अभ्यास जो है ये यहाँ पर किया है? विद विच कंट्रीज नेवी डिड इंडियन नेवल शिप्स कंडक्ट द पासेक्स एक्साइज इन जुलाई 2026। तो भारतीय नौसेना के जहाज़ जो INS उदयगिरी और INS कवरत्ती और INS शक्ति ये थाईलैंड के एक बंदरगाह है जिसका नाम है सत्ताहेब। तो उस पर जब ये वहाँ पर पहुँच गए तो ये जहाज़ दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के हिस्से के रूप में ये वहाँ पर गए हुए हैं। तो कंट्री का नाम अगर आपसे पूछा है तो थाईलैंड है। तो भारतीय नौसेना ने थाईलैंड की नौसेना के साथ जो HTMS है तो ये यहाँ पर किया है। और जो पासिक्स नाम का एक समुद्री अभ्यास है वो भी यहाँ पर किया हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो पासिक्स नाम की जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किसके साथ की गई है? तो ये की गई है थाईलैंड के साथ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है डायरेक्टली पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और मकसद यही कि दोनों के बीच में आपसी तालमेल ज़्यादा अच्छा हो और इसको बेहतर बनाना। तो इस पूरे मिशन के लिए जो ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर रियल एडमिरल आलोक आनंद जो है वो यहाँ पर हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो शिप्स हैं वो किसके द्वारा लीड की जा रही थी, तो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट FOCF आलोक आनंदा। ठीक है। Where is the 29th National Conference on the E-Governance 2026 being held? आपसे कहा गया है कि जो 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है जयपुर में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ई गवर्नेंस ये जयपुर में बिगन हुआ है। ठीक है, और डायरेक्टली फ्लैट क्वेश्चंस आते हैं कॉन्फ्रेंस के कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई। ठीक है, तो
ये चीज़ें आपको यहाँ पर सिटीज़ के नाम याद रखने की, कौन कौन से सिटीज़ में ये जो चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन द पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये तीनों का कोलैबोरेटिव फॉर्मेट है। इसका थीम क्या है? यह है विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। तो ये बेसिकली यहाँ पर रखा गया है। और विच ग्रैंड मास्टर ऑफ द इंडिया इज ईथान वाज। तो ईथान वाज भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर यहाँ पर बने? तो ये 14 साल के हैं और ये 96 जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर यहाँ पर बन गए हैं। 14 साल के ईथान वाज हैं, गोवा से आते हैं ये, और ये जो है इंडिया के 96 ग्रैंड मास्टर जो है अब ये बन चुके हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन्होंने जो है बोशोनिया और जो हर्जेगिविना में जो सरायोबा GM मिक्स टूर्नामेंट है, इसमें अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर जो है वो यहाँ पर नाम जो है वो हासिल यहाँ पर कर लिया है। और एथन की बात करी जाए तो कई अनुभवी ग्रैंड मास्टर्स को पीछे छोड़कर इन्होंने ये टूर्नामेंट यहाँ पर जीता है। और गोवा के जो है ये तीसरे ग्रैंड मास्टर है बेसिकली, ठीक है। विच बॉडी प्राइमरी रेगुलेट्स द एकेडमिक बैंक ऑफ द क्रेडिट ABCs। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ द ग्रांट्स कमीशन UGC। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो भारत सरकार का जो शिक्षा का जो मॉडल है इसको डिजिटल और आसान बनाने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जिसको बोलते हैं ABC, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के साथ में इन्होंने और जो अपार है वो इसको यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं ताकि मॉडर्न हो जाए। ABC एक ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पर छात्र अपने पढ़ने के जो क्रेडिट्स हैं इसको सुरक्षित रख सकेंगे और कभी भी अपनी पढ़ाई कहीं और से जारी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो अपार है उसमें एक 12 अंकों की स्टूडेंट ID दी जा रही है। तो ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो अपार है उसमें कितने डिजिट की जो ID है वो आपकी होती है। तो अपार में 12 डिजिट की ID बेसिकली होती है। अपार को बोलते हैं ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो 12 डिजिट का स्टूडेंट ID इसमें होता है और डिजी लॉकर से आप इसको कनेक्ट कर लो ताकि आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास में रहेंगे। तो जून 2026 तक लगभग 3000 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस सिस्टम से जुड़ चुकी हैं और 110 करोड़ से ज़्यादा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। CBDT ने अभी रीअपॉइंट किया है चेयरमैन को, तो उनका नाम आपको बताना है। तो अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है इन्होंने रीअपॉइंट किया है रवि अग्रवाल को, अपना नया जो फिर से ही इनको दोबारा नियुक्ति कर दिया गया CBDT के, ये जो है वो हो गए, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड टैक्सेस के 6 महीने के लिए जो है इनका रीअपॉइंटमेंट यहाँ पर कर दिया गया। तो 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक ये रहेंगे जो फर्दर नोटिस ऑर्डर्स हैं इनके, ठीक है। और ये जो रीअपॉइंटमेंट है ये भी अप्रूव्ड होता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन द कैबिनेट अफेयर्स ACC के द्वारा ही होता है बेसिकली, ठीक है। नाम पूछा जाएगा किसको करा गया है। हाल ही में GCC कॉन्क्लेव ऑफ द इनोवेशन 2026 के आयोजन के लिए जो अटल इनोवेशन मिशन है इसने किस संगठन के साथ में अभी एक साझेदारी जो है वो यहाँ पर की है? तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इसके साथ में ये साझेदारी यहाँ पर की गई है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI है, तो इन्होंने बेंगलुरु में एक बड़ा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। तो इस कार्यक्रम का नाम रखा गया GCC, ठीक है। तो GCC कॉन्क्लेव ऑन इनोवेशन 2026 जो है ये यहाँ पर रखा गया और इसका मकसद यही था कि जो ग्लोबल कंपनी और स्टार्टअप्स हैं इनको एक साथ यहाँ पर क्लब करके ले आओ। और भारत में जो है 21,000 से ज़्यादा GCCs अभी अवेलेबल हैं जो करीब $100 बिलियन की कमाई जो है कर रहे हैं और भारत की बढ़ती ताकत को जो है वो यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप लोग मैच कर सकते हैं। आज के 5 क्वेश्चंस आप लोग बताएगा केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ पर है। ये जो क्वेश्चंस है बिल्कुल ट्रेंडिंग है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। एप्लीकेशन पर PDF मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और कोई डाउट है तो जरूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। 1 सेकेंड, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड तो 8448161988 ये हमारा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करें, आपको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।